प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं राजीव नई दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं निखिल सबलानिया जी। धन्यवाद निखिल सबलानिया जी। जैसा आप जानते हैं कि अभी बाबा साहेब जी की जयंती का विशेष कार्यक्रम जो आज हम कर रहे हैं, बाबा साहेब जी से हम जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से। और हमारा जो भी मिशन की जो हमने शुरुआत की, करीब करीब 16 वर्ष हो गए हमें मिशन की शुरुआत किए हुए। तो एक आज का एक कार्यक्रम करते हुए कुछ इस तरह की यादें भी है, और एक एक्साइटमेंट कह सकते हैं आपकी। बाबा साहेब जी से ही हमने शुरुआत की थी अपने मिशन की। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप बाबा साहेब जी से जुड़े कैसे। जी राजीव जी, आपको भी और सभी दर्शकों को वहाँ पर जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। राजीव जी, जैसा आप जानते हो, आप मेरे मित्र हो, आप जानते हो कि मैं तो बॉम्बे में काम कर रहा था। और मैंने अपनी फिल्म्स प्रोड्यूस करी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स प्रोड्यूस करी, और कई टीवी चैनल्स में भी काम किया। लेकिन मैंने दिल्ली में कुछ पारिवारिक काम की वजह से और कुछ, तो मैं दिल्ली में थोड़ा समय ज़्यादा जैसे बिताया। जैसे बॉम्ब हूँ मैं दिल्ली से, काम मैं बॉम्बे में कर रहा था। लेकिन उस काम के दौरान जैसे 3 साल वहाँ काम किया, तो 3 साल बाद कुछ मुझे पारिवारिक कारणों से जब दिल्ली में मैंने समय बिताया, तो उस समय मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा, क्योंकि मैं एक लेखक था, और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे उनकी लेखनी इतनी अच्छी लगी, मैं इतना प्रभावित हुआ कि फिर मैंने उनकी लेखनी को फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करना शुरू किया। और पर जो भी पढ़ता था उसे मैं फेसबुक पे पोस्ट करता था। फिर मैंने एक चैनल बनाया अम्बेडकर टाइम्स, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ा हुआ था। उस समय तो यूट्यूब पे बहुत कम लोग होते थे। आजकल लोग आते हैं कि भैया आपकी अर्निंग होती है, अर्निंग देख के लोग आते हैं। लेकिन मैं कोई अर्निंग देख कर नहीं बनाया। तो प्रयास मेरे बहुत थे। अगर मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता उस टाइम पे, जो कि मैंने प्रयास किया, काफ़ी नेता थे, काफ़ी जो SC ST एसोसिएशंस होते हैं एम्प्लॉयज़ की, मैं उनसे जाके मिला। काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड थे उनसे मिला। तो आज जैसे जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारी कोई फिल्म बननी चाहिए, हमारा मीडिया, ये सब प्रयास मैं आज से 15 साल पहले किया। और उन प्रयासों में जब मुझे सफलता नहीं मिली, मतलब लोगों ने जब साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने कहा कि मैं ही बाबा साहब जी का मिशन खुद ही अकेले चलाता हूँ। जो देखिए, जो हमें शिक्षा मिली वो बाबा साहब जी की वजह से मिली। बाबा साहब जी नहीं होते, ना शिक्षा मिलती, ना मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जा पाता, ना मैं कॉलेज जा पाता। और फिर बाद में बाबा साहब जी से प्रेरित होकर मैंने LLB भी करी। तो मेरे मन में ये भावना आ गई थी कि भैया जो मिला है बाबा साहब जी से मिला है, अब जो दूंगा वो बाबा साहब जी के मिशन को दूंगा। इस भावना से प्रेरित होकर मैंने बाबा साहब जी के मिशन में जुड़ गया। कुछ कारण ये भी रहे, जातिवाद की समस्या, गैरत की समस्या, कि भैया मनुष्य को जब आप मनुष्य नहीं देखते, आप मनुष्य में जाति खोजते हो, तो भाई जो गैरत होती है इंसान का, जो आत्मसम्मान होता है, वो भी उसे विवश करता है कि वो समाज की इन कुरीतियों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाए। समाज में किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी के हर वर्ण हर जाति के मित्र थे, मेरे भी मित्र रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन बुराइयों के खिलाफ ये जंग छिड़ी, और बस। लेकिन जो खास बात है ना, वो ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी को मैंने पढ़ा, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक राइटर था, और मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया। उस दौरान और उस बीच में मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा है। तो जब मैंने इतना इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ा, और वो लिटरेचर पढ़ने के बाद जब मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा, तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त राइटर है। उनकी लेखनी भी अच्छी है, और जो जानकारी देते हैं वो भी बहुत अच्छी है। तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो के अलावा, पोस्ट करने के अलावा, फिर मैंने जब उनको पढ़ा, तो ऑनलाइन तो उनका इंग्लिश में उपलब्ध था, लेकिन हिंदी में उपलब्ध नहीं था। तो हिंदी की मैंने पुस्तकें, कुछ प्रकाशक ढूंढे, कुछ पुस्तकें खुद प्रकाशित करी, जहाँ से जैसे हिंदी वाले, हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए
उनको मैं आपको बता देता हूँ, उस समय अमेजोन भी नहीं आया था भारत में, फ्लिपकार्ट नया नया था, उससे इतना कुछ होता नहीं था, स्नैपडील पुराना था। कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताब आप खरीद नहीं सकते थे। प्रकाशकों की वेबसाइट थी, लेकिन वहाँ पे जाके आप खरीद नहीं सकते थे। मैंने सबसे पहले खरीदने वाली वेबसाइट बाबा साहेब जी की किताबों की बनाई, जिसमें बुद्धिज़्म पे भी करी, और ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, शेड्यूल ट्राइब, कबीर जी पे, रविदास जी पे, और जो भी सामाजिक मुद्दों पे मुझे जो भी किताबें मिलती गई, जिन जिन पब्लिशर की, वो हमारी वेबसाइट पे आती गई। और मैंने दिन रात लगकर फिर बाबा साहेब जी के मिशन को अपना मिशन बनाया, और मैंने इतना स्ट्रगल किया लोगों तक डॉक्टर अम्बेडकर जी का साहित्य पहुंचाने में। और सिर्फ साहित्य नहीं पहुंचाया, साथ में वीडियो बना बना के उनकी पुस्तकों पे, उनके भाषणों पे डाले। वैसे तो हमारा चैनल 2018 में यूट्यूब ने बंद किया, जो 5 साल अनुरोध करने पे उन्होंने 2023 में शुरू किया। तो 2018 तक ही जैसे एक पुस्तक का एक वीडियो था तो उसके 5.5 या 7 लाख व्यू हो चुके थे। अब हुआ यूं कि ये जो एक दौर आया उसके बाद का, जब सब लोगों को पता लगा कि भैया यूट्यूब के ऊपर तो कमाई होती है, और फिर लॉकडाउन आ गया तो लोग यूट्यूब पे और बनाने लगे, तो हमारा चैनल थोड़ा पिछड़ गया। और चैनल हमारा पिछड़ने का अर्थ था कि जो मिशन था मेरे द्वारा चल रहा था, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, कोई कमाई के लिए मिशन नहीं था, कोई बेरोजगारी नहीं थी। अब वहां से छिटक के मिशन कुछ ऐसे हाथों में मुझे लगता चला गया जो सिर्फ जोश भरना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसा हम सोचते थे हमारे पास साधन नहीं थे, कुछ युवा हैं जो बड़े अच्छे साधनों से कर रहे हैं काम को। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ जुड़ के आपको जो नॉलेज बढ़ती है, तो क्योंकि मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक फिल्मकार भी रहा हूँ, मैं अभी भी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, अभी हाल ही में बनाई है, पिछले 2 महीने बनाई है, नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता हूँ। तो जब उनको पढ़ते हो ना, तो उनको पढ़ के फिर आप और ज्ञान की खोज में जाते हो। तो वो जो ज्ञान की खोज में फिर आप निकलते हो, और जो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट का एक अपना ही आनंद होता है, प्लेजर होता है उसका। तो ऐसे बस मैं जुड़ा रहा डॉक्टर अम्बेडकर जी से, और इतने साल बीत गए। मैं आपको दर्शकों आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात बताई कि जितना मैं आपको जानता हूँ, एक कुछ कुछ पर्सनल चीज़ें मैं जो साझा करना चाहता हूँ यहाँ पे। अपने जितने भी जो लोग हमें देख रहे हैं कि निखिल जी, मतलब आप उस समय पे जब लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते, उस टाइम पे आप मतलब एक अच्छी जगह पे थे, कलकत्ता में थे आप, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया था। उससे पहले टेक्नोलॉजी में भी आपने सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है, सारे फ्रेंड्स में आपने ही जो है कंप्यूटर क्लास आपने ज्वाइन कर ली थी, और स्टार्ट भी कर दिया था आपने। जब वो मूवी में कलकत्ता में जब आप गए, वहाँ से फिर आपने जब अपना कोर्स पूरा करके जब आप बॉम्बे गए, वहाँ पे आपने कई चैनल्स में काम किया, स्टार 1, BBC, NH1 जापान, आपकी मूवी सिलेक्ट भी हुई चाइना में। तो इतना सब कुछ जब आपने कर लिया, और कम उम्र में जब लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते, आप एक अच्छा खासा आपकी अर्निंग थी बॉम्बे में, जो मैं इतना मतलब उसमें उसको रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, मैं बता देता हूँ। जी जी, तो आपकी जो वो अर्निंग थी, अच्छी खासी अर्निंग थी, तो वो छोड़ के जब एक, जहाँ पे लोग पैसों के पीछे भागते हैं आज की डेट में, और उस समय पे उतनी अर्निंग होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर वो अर्निंग मैं आज भी कैलकुलेट करूँ तो आज भी वो बहुत ज़्यादा है। तो आज से 16 वर्ष पहले वो अर्निंग छोड़ के इतना बड़ा आपने एक सेक्रीफाइस किया, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही, मतलब कोई भी शख्स होगा वो पैसों के पीछे भागेगा। तो इतना बाबा साहेब जी से आपने प्रेरित होकर जो आप सेक्रीफाइस करके सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके, जब आप अपना सब कुछ कर चुके थे, उसके बाद भी आपने लॉ करी, उसमें भी आपको लगा कि बाबा साहेब जी ने भी किया और मैं पुस्तकों का कार्य करूंगा तो मुझे करना चाहिए। तो उस बारे में भी आप ये बताइए थोड़ा सा, कि आपने इतना अच्छा बना बनाया अपना करियर छोड़ के जो थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सेक्रीफाइस किया। विस्तृत हो जाएगा ये, जी हाँ, लेकिन ये होना चाहिए, मैं चाहता हूँ दर्शकों को मैं पता दर्शकों चले। को बता देता हूँ। देखिए, दीवार पे पीछे 3 फोटो लगी हुई है। बीच में जो फोटो है ये मेरे पिताजी की है, जिनका नाम माननीय विश्वामित्र सबलानिया। उधर भगवान बुद्ध की, और ये बाबा साहेब जी की पेंटिंग है जो मैंने बनाई है। इधर भी जी एक पेंटिंग है, आप देख रहे हैं जी जी, स्टूडियो में। बिल्कुल। मेरे दादाजी ब्रिटिश टाइम पे
गवर्नमेंट जॉब में थे, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उनकी सडन डेथ पे मेरे डैडी एसआरसीसी कॉलेज में उस टाइम पे 70s के टाइम पे, हम तो 90s में बड़े हुए, उस जी। समय एसआरसीसी कॉलेज की कितनी रेपुटेशन थी। बहुत रेपुटेशन। तो मेरे डैडी वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उसमें, एसआरसीसी में। एंड ही वाज ब्रिलियंट नॉट ओनली इन हिज एकेडमिक्स बट आल्सो इन स्पोर्ट्स। उनको लॉन्ग जंप के अंदर भी अवार्ड मिले हुए थे। डैडी की डेथ के बाद उनको जॉब छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, बीच में अपनी स्टडी छोड़ के जॉब्स में आना पड़ा, सर्विसेज में। और जो शेड्यूल कास्ट का कमीशन बना इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उस सेक्शन के डिपार्टमेंट में मेरे डैडी की नियुक्ति थी। एट द एज ऑफ 24 उनकी डेथ हो गई। 8 महीने मेरी मदर फादर की मैरिज को हुए थे। 6 महीने का मैं मदर प्रेग्नेंट थी। तो मेरे डैडी की 3 महीने डेथ के 3 महीने बाद मैं पैदा हुआ। तो जब इंसान बिना बाप के जीता है ना दुनिया में, तो वो दुनिया को बहुत अच्छे से देखता है। जी। वो दुनिया, वो और उसकी माँ कैसे सफ़र करते हैं, तो वो उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, तो थोड़ी हाई हो जाती है। सेंसिटिविटी भी थोड़ी उसकी हाई हो जाती है। अब जब हम बड़े हो रहे थे, और जो समय काल आपने भी देखा, आपने देखा है कि कई मित्र भी मेरे पे बहुत हावी होने का प्रयास कई मित्रों ने किया, और धोखा जिसे कहते हैं, तो धोखे बहुत सहे। एक बात मेरे पिताजी के बारे में लेकिन सबने मेरे को बोली है कि वो बब्बर शेर थे। तो ये खालसा कॉलेज में पढ़ते थे, और कभी भी ये किसी से डरे नहीं। अच्छा, मेरे जो दादाजी थे उनको मैंने नहीं देखा, उनकी डेथ और पहले हो गई थी। लेकिन मेरे दादाजी अपने घर के बाहर, उनका नाम था मान सिंह सबलानिया, उन्होंने अपने घर के बाहर ब्लैक बोर्ड बनवा लिया था दीवार पे, जिसमें गली के बाकी बच्चों को पढ़ाते थे। मैं भी जब चौथी या पांचवी में था तो अपनी गली के बच्चों को पढ़ाता था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मेरे दादाजी भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं अलग घर में रहता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेनेटिकल प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, साहस का भी और विद्वता, ये दोनों चीज़ें। मैं आपको कई बातें बता, जैसे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं एक राइटर बना। मुझे ये बात फिल्म इंस्टीट्यूट जाने तक पता नहीं थी कि मेरे दादाजी उस अपने समय में 40s में, मैं बता रहा हूँ 47 46 के आसपास, मेरे दादाजी दलित अछूत, उस समय अछूत बोला जाता था, अछूत विषय पर जो कहानियां छपती थी उनको कलेक्ट करते थे। ये बात तो मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मेरे चाचा जी ने बताई। तो मैं कहानीकार बना। अच्छा, वो फिल्में देख के आते थे, हर फिल्म का रिव्यू लिखते थे, और रिव्यू लिख के गुड बैड एवरेज। तो मैं कहानीकार बना, मुझे पता नहीं था मेरे दादाजी खुद एक कहानीकार थे। और मेरे दादाजी का ब्रिटिश टाइम पे, ये जो अब जैसे अब मेरा एक स्टडी रूम है, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, तो मेरे दादाजी का उस समय वेरी रेयर कि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में किसी का स्टडी रूम हो, तो उनका एक स्टडी रूम होता था। मैंने चीज़ें देखी नहीं, बट समहाउ इट इज जेनेटिकल कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो एक तो जेनेटिकल कुछ चीज़ें मिली, अनुवांशिक तौर पे मिली, कुछ दुख के जो अनुभव हुए उससे बुद्धिमत्ता मिली, और सेंसिबिलिटी हाई हुई। तो जब मैंने एक मुकाम हासिल किया, मैं, आपने जैसे कहा कि मैं वहाँ गया, बॉम्बे गया, मैं बता देता हूँ कि मैंने 18 की उम्र में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को। तो 12th पास करके मैं 12th तक ट्यूशन पढ़ाता था, मैथ्स और साइंस। और फिर मैंने कंप्यूटर्स की लर्निंग करी कुछ समय, लेकिन उसको मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी ऑनर्स करनी थी, और साथ ही मैं थिएटर करता था। मैंने जो अपनी जवानी जब शुरू होती है उस समय जितना संघर्ष किया है, फिजिकली अपने आप को तैयार किया है, अपनी इंग्लिश, जब मैं कॉलेज गया तो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स लिया, फिर बाद में 1 साल 1.5 साल मैंने कंप्यूटर्स भी किया, पर उस 1.5 साल के बीच में मैं साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने किया। जब मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया तो वो पूरा इंग्लिश मीडियम से था, अच्छे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, लेकिन जो साइकोलॉजी की इंग्लिश है वो पूरी अमेरिकन बुक्स थी, बुक सारी अमेरिकन, कोई इंडियन बुक होती नहीं थी। तो मेरी इंग्लिश अच्छी हुई,
इंग्लिश अच्छी क्यों हुई, मैंने बहुत मेहनत करी और मैं उस समय डिसाइड कर चुका तो मैं फिल्म्स में जाऊंगा तो मुझे अपनी इंग्लिश भी अच्छी करनी। इंग्लिश पे मैंने बहुत वर्क किया, थिएटर भी करता रहा और मैं 23 साल की उम्र में, 23.5 साल की उम्र में इंस्टीट्यूट चला गया, फिल्म इंस्टीट्यूट। वहां से मैं 27 साल की उम्र पास आउट होकर मुंबई में काम करना शुरू कर दिया मैंने। 28 साल में मैंने अपनी पहली हिंदी फीचर फिल्म प्रोड्यूस कर दी थी। 27 साल में मैं आपको बताता हूँ 2008 में एक चैनल के लिए काम किया था तो 2008 में 5,000 रुपये पर डे इनकम होती थी। मतलब उस समय 5,000 रुपये पर डे, ऐसा नहीं कि हर समय आपको काम मिलता था, पर जैसे 80 डेज तक काम चला ऐसा। लेकिन उस समय अगर उसी फील्ड को मैं रहता और उस समय 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली, अगर आप रेगुलर काम करते तो मंथली आपको किसी टीवी सीरियल में मिल जाता था काम एज ए डायरेक्टर। और उसके अंदर अगर थोड़ा टाइम बिताते थे तो आपको पर डे का भी 50 से 60 हज़ार मिल सकता था। मेरी पहली जॉब एक बहुत बड़े हिंदी फिल्मों के राइटर के साथ थी, लेकिन उनके बुरे बर्ताव की वजह से मैंने उनको छोड़ दिया। उन्होंने बाद में मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। जो गैरत है ना, ये इसलिए मैंने अपनी फोटो दिखाई है मेरे पिताजी की और मेरे नाना जी पे भी मैंने बहुत गैरत देखी है। माननीय ज्ञानचंद खोरवाल जी, कुछ जो सामाजिक सामाजिक काम करने की जो एक लर्निंग है ना, वो उनसे मिली, क्योंकि वो उस समय पंचायतें चलती थी तो वो कई सालों तक पंचायत के प्रधान थे और वो एक सोशल वर्कर भी थे। उस समय दहेज के ऊपर बहुत सारे केसेस होते थे कि महिलाओं को जला दिया। तो मुझे याद है कि उनके वहाँ गली में के पीछे एक लड़की का ऐसा केस हुआ था, तो उन्होंने खुद कोर्ट में जाकर लड़की के परिवार वालों के साथ जाकर जो जिन्होंने गलत काम किया था उनको सजा दिलवाई थी, उनको जेल हुई थी, उम्र कैद ऐसे कुछ हुई थी। उसमें वो किसी से पैसा नहीं लेते थे, उनकी अपनी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन वो सामाजिक काम करते थे। तो ये प्रेरणा जो है ना, शायद शायद मतलब ये प्रेरणा मुझे, प्रेरणा के अलावा मैं कहूँगा सीख सीख मिली। और गैरतमंद बहुत थे वो, कि किसी का 1 रुपया नहीं खाएंगे लेकिन अपना दे देंगे। मैं उनका एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जब उनकी रिटायरमेंट हुई 97 या 98 में, तो राजस्थान में एक महिला का घर गिरवी था बनिया के पास। बनिया मतलब जो वहाँ पे जो दुकान खोलते उसको बनिया, जनरली होते कास्ट के ही हैं, मुझे नहीं पता किस कास्ट का है। बनिया इन द सेंस कि जो दुकान जिनकी थी, उसका एक लड़का था। मेरे नाना जी का बहुत शौक था, क्योंकि हम पुराने राजस्थान से हैं, तो उनका बहुत शौक था कि मैं राजस्थान में जाऊँ रिटायरमेंट के बाद, थोड़ी लैंड लूँ और वहाँ पर मैं बकरियाँ चढ़ाऊँ या कुछ भी है कुछ करूँ, मतलब इंजॉय करूँ। वो लैंड लेने गए और उसका जो मकान गिरवी था, उल्टा अपना जो पैसा था उनकी रिटायरमेंट का, वो देकर उसका उन्होंने घर छुड़वा दिया। हालांकि वो पैसा उन्होंने दिया लेकिन बहुत बाद में टुकड़ों में दिया। लेकिन वो इतने सीधे इंसान थे, उनको एमएलए का भी, काउंसलर का इलेक्शन, घर वालों पार्टी से जिससे जुड़े थे, वो चाहती थी कि वो कुछ इलेक्शन में आए, लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया क्योंकि आप बहुत सीधे इंसान हैं। तो गैरत और सीधापन तो था ही। तो मैं जब बॉम्बे में काम कर रहा था तो फिर मेरे को यहाँ पर मैं आया तो मैं बाबा साहब जी को पढ़ा और ऐसे मैं, तो अब आप देख लीजिए कि मैंने 28 साल में फिल्म प्रोड्यूस कर ली थी। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ, आज तो बहुत सारे लोग जो है ना दलित फिल्म मेकर वगैरह ऐसा आ गया है। सन 2010 में, 2009 में जब मेरी फिल्म सेलेक्ट हुई, सिस्की द साई, हॉरर फिल्म थी, वो सिलेक्ट हुई चाइना में। तो जो प्रेस रिलीज हुई तो प्रेस रिलीज में मैंने कहा भाई दलित फिल्म मेकर डालो, ताकि जो युवा पीढ़ी है ना वो भी फिल्मों की तरफ प्रेरित हो, मीडिया की उनको नॉलेज मिले। तो आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर जिसने ऐसा बोल के प्रेस रिलीज करवाई कि दलित फिल्म मेकर डालो। लेकिन मुझे अफसोस की बात यह है कि जो फिल्म दलित मुद्दों पे, जाति के मुद्दों पे 10 साल, 12 साल या 15 साल बाद बननी शुरू हुई, वो तब बननी शुरू हुई जब कमर्शियल हाउसेस को ये लगा कि यहाँ पर एक क्राउड है। लेकिन वो तब लगना शुरू हुआ उनको भी जब मेरे जैसे कई मिशनरी लोग
काम कर रहे थे। अगर हम लोग काम नहीं करते तो वो भी उनको नहीं लगता तो ये जो फिल्म में कुछ बन गई ये भी नहीं बन पाती। लेकिन दुख बहुत है इस बात का कि ये काम मेरे द्वारा शुरू होना चाहिए था। बहुत से काम है जो मैंने शुरू किए, कुछ सफल भी रहे, लेकिन ये अगर उस समय हो जाता, उसके अलावा भी कई काम हैं, तो लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। जी बाबा साहेब जी की मैं आपको एक बात बता दूं और लोगों को भी कहूँगा कि बाबा साहेब जी ने एक बात कही थी कि अगर आप पॉलिटिशियन और क्रांतिकारी अलग अलग होते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आप सफल हो सकते हो, लेकिन आप क्रांतिकारी हो तो कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। क्योंकि क्रांतिकारी लड़ता है अन्याय के विरुद्ध और लोगों में लड़ने का साहस नहीं होता, लोगों में सैक्रिफाइस करने का साहस नहीं होता। बाबा साहेब जी को धोखे दिए। बाबा साहेब जी की एक कई घटनाएं हैं कि जिन लोगों को उन्होंने उठाया वो भी पीछे हट गए जब उनको जरूरत रही। आपकी इंटेंशन इस मामले में, जो भी जितना मैंने आपको देखा है, जब आपने चैनल भी बनाया तो आपने मोनेटाइज नहीं किया उसको। और अब जो जितने भी लोग अब आ गए हैं वो इसी, मतलब उनकी इंटेंशन यही है कि यूट्यूब से चाहे कोई भी अब वो वीडियो बनाए किसी भी मुद्दे पे, वो उससे अर्निंग करना चाहते हैं। तो आपको तो अब लोगों को पता ही नहीं था। कई लोग हैं जितने इन्फ्लुएंसर है बड़े बड़े, वो सोचते हैं कि अब यूट्यूब पे वीडियो अपने आप ही डल जाती थी। तो उस समय पे आपको पता था यूट्यूब के बारे में सबसे पहले, तब भी आपने मोनेटाइज नहीं किया। और आपकी जो इंटेंशन थी वो इससे पैसे कमाने की नहीं थी, वो आपको सामाजिक चेतना जगानी थी, लोगों की जागरूक करनी थी। फिर आपने पब्लिकेशन का भी कोर्स किया अलग से। मैं आपको एक और प्रेरणा स्रोत बताता हूँ। हाँ मैंने एक इंग्लिश में वीडियो अपना इंटरव्यू मैंने बना के डाला हुआ है। जी। मैं लोगों को बताता हूँ एक और प्रेरणा स्रोत ये सारे काम करने के रहे काशी राम जी। मैं जब छोटा था तो मेरी मदर की एक मित्र रही जो अभी दुनिया में नहीं है, किरण एस खुल्लर। वो इंडिया टुडे और फेमिना मिस इंडिया, फेमिना और इंडिया टुडे, ये दो मैगजीन्स हमारे घर में रेगुलर आती थी। ये 94-95 की बात है। तब मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री बनी होंगी, तो उस समय काशी राम जी के बारे में आर्टिकल्स आते थे। तो ये जो मेरी मदर की फ्रेंड थी, देखिए वो दलित वर्ग से नहीं थी, हम्म, वो थी दलित वर्ग से नहीं थी, लेकिन वो बहुत मायावती जी से इंस्पायर्ड थी। inspired थी। अच्छा, मेरी वो बहन बनी हुई थी, बड़ी बहन, मैं उनको दीदी बोलता था, उनकी छोटी बहन मेरी बहन है। तो जब वो मायावती जी से इंस्पायर्ड थी तो मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हुआ, दीदी से, कि भाई दीदी कोई अच्छी लगती है। तो मेरी रुचि जागती थी, तो वो बात करती थी, तो मैं भी मैगजीन पढ़ता था। और मैं मैगजीन पढ़ता था तो वो मैगजीन में मैंने पढ़ा कि भाई काशी राम जी ने कोई 20 साल तक ना लोगों को एजुकेट किया है। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोच के नहीं किया, पर मुझे लगता है बचपन में वो जो बात मैंने पढ़ी, हाँ कहीं ना कहीं ऐसे मेरे को लगा कि भाई लोगों को अगर सही करना है तो उनको एजुकेट करने के लिए उनको पढ़ाना पड़ेगा। जी। तो तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर बाबा साहब जी को भी पढ़ा तो फिर देखा भाई उन्होंने भी 4-4 अखबार निकाले, इतना एजुकेट किया लोगों को। अभी तो रील देखने में सब बिजी है ना। हम्म, तो ये जितना भी मतलब थ्रू आउट आपकी जो जर्नी थी, जितना भी आपका अनुभव रहा मिशन को लेके, मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा आप साझा करें कि कैसा रहा आपका ये अनुभव। मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा है। कैसे? मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, आज से 15 साल पहले जब मैंने अब इतनी शिक्षा ली और मैं अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहा था, हम्म, अपॉर्चुनिटी बहुत थी। जब मैंने कोशिश करी कि भैया कुछ ऐसा फिल्म्स बने, और जब मैंने लोगों को अप्रोच किया, ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया, SC ST ऑर्गेनाइजेशंस को, लीडर्स को अप्रोच किया, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े हैं क्योंकि वो मीडिया में आते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दलितों की जिसके वो कोऑर्डिनेटर हैं, सब जानते हैं उनको। मैंने उस समय उनको अप्रोच किया कि आप इतने सारे जो रिच लोग हैं उनको जानते हो, तो मेरी को ऐसा, मेरे पास तो शिक्षा है बहुत अच्छी है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा काम भी करते हैं, तो हम कुछ ऐसा काशी राम जी पे मैं फिल्म बनाना चाहता या और मुद्दों पे, आप मदद करिए। तो वो कहते हैं कि मैं इसमें नहीं कर सकता, किसी और काम में कर सकता हूँ। मना नहीं किया उन्होंने, क्या आपको बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो। आजकल वो महोदय
अपने यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो मैंने उनके कई वीडियो देखे, तो वो कहते हैं कि हम लोग मीडिया में नहीं आए, हमारा ये नहीं है वो नहीं है, हम भी अपना दलित सिनेमा बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं अपना सर पीट लेता हूँ कि जब मैं आपसे 15 साल 12 साल पहले 15 साल पहले जब यही बात कह रहा था, तब तो आपने मेरी कोई मदद नहीं करी। अब आप दुनिया के सामने ये बोलते हो। एक और थे, उनकी बहुत अच्छी पॉलिटिकल लॉबी में भी जान पहचान थी, वो मेरे पास, अच्छा उन्होंने, उनको मैंने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि निखिल बताओ क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर ऐसे है, उनको मैंने काशीराम जी का बोला, मैं काशीराम जी को लेके, और एक एक्टर हैं बड़े, उनको लेके फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये बजट है, कहे जो तुम बोलोगे मैं करूँगा। मैंने कहा ये है, उन्हें दोबारा कोई फ़ोन ही नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि एक वर्ग में लोग ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं, मैंने फिल्म में भी देखा है इस तरह के लोग हर सब जगह जगह होते हैं। होता है। एक और मैं बता रहा हूँ दिमाग में जो आ रहा है, तो कुछ लोगों ने ना, अब ये देखा, जैसे अब किताबें जब जाने लगी, एक मेरे को जो बहुत बड़ा दुख है ना, मैंने किताबें अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी की बेची तो लोगों को पढ़ाने के लिए बेची। अब जो लोग आ रहे हैं ना, वो बेचने वाले आ रहे हैं, पढ़ने का किसी को मतलब ही नहीं है। और मैंने जो बेची, सारी तो नहीं पढ़ी, पर एटलीस्ट डॉक्टर अम्बेडकर जी की तो मैं पढ़ लेता था। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, बाकी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि मैंने वो नहीं पढ़ी। उसके अलावा जो मिशन में फ्यूचर में जो जरूरी होगा, वो मैंने बहुत पढ़ा, जो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। अभी भी मैंने जर्मनी से किताबें मंगवाई हुई है, अमेरिका से किताबें मंगवाई हुई है, इंग्लैंड से किताबें मंगवाई हुई हैं। अभी ये एक किताब मैं आपको जो दिखा रहा था, 2 किताबें दिखा रहा था, वो अमेरिका से आई हुई किताबें। क्योंकि भाई किताबें हम तो भैया, हमें तो पता है ना कि जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे, तब तक कुछ आगे कुछ होगा नहीं। बाबा साहेब जी ने इतना पढ़ा, तो मैं बहुत दुखी हूँ। इतने सालों में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प करी होगी, 10-12 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार की उन्होंने करी है। लॉकडाउन में मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, एक पेंटिंग उन्होंने मुझे मेरी खरीद ली थी 10-12 हज़ार रुपये की, वो पेंटिंग थी, और 12 हज़ार की उन्होंने खरीदी थी, कि उन्होंने सोचा होगा कि चलो ये मिशनरी है, इनको जरूरत होगी लॉकडाउन में, कोई अर्निंग नहीं हो रही। उसके अलावा 30 25 30 पेंटिंग्स बनाई होगी, किसी ने कोई पेंटिंग नहीं करी थी। जब मेरे को मकान खरीदना था लॉकडाउन के बाद, मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करा कि भाई आप मेरे को उधार ही पैसे दे दो, किसी ने मुझे 1 रुपये उधार नहीं दिया। तो किसी ने कहा कि भाई ये राजनीतिक पार्टियों के लिए तो करोड़ों रुपए देते हैं, तो नहीं देते। तो अब जो लोग ये देखते हैं कि भैया, क्या है ना कि मैंने ये देखा, मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी पूरी तरह से क्यों नहीं घुसा, कई तो उसके पारिवारिक कारण रहे। मैंने ये देखा जब मैं मिशन में जुड़ा, और जब मैंने 2014 में इलेक्शन में कंटेस्ट किया, तो मैंने देखा कि लोग ना अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं, उनको आपकी सोच से मतलब नहीं है, आपको सिद्धांत से मतलब नहीं है। मेरे पास एक पार्टी के स्टेट हेड आए, तो मैंने, वो नई पार्टी थी, तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई आप ये बताइए, आप पार्टी बना के सत्ता परिवर्तित कर भी दोगे, तो इंसान में जो नैतिकता की प्रॉब्लम है वो क्या होगी। मेरा जो प्रश्न है वो बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर जी को धोखा दिया लोगों ने, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। तो मैं, भाई आप अपना मतलब निकालने आओगे, अभी भी जैसे किसी ने मेरे को 2-3 बार अप्रोच किया कि चलो जी कुछ करते हैं, तो उनके विचार क्या होते हैं, कमाई का, करने का। अब मैं सोचता हूँ यार, मैं तो इतनी कमाई वमाई छोड़ के आया, किया, इतना स्ट्रगल किया, ये इनकी कमाई है, ये कमाई मुझे देने को राजी नहीं है, और कमाने को राजी है, तो ये मिशन को किस तरह से देखेंगे। काशीराम जी के समय 30 लाख SC ST के एम्प्लॉय थे, आज ज़्यादा होंगे। अगर ये एम्प्लॉय 1 रुपये भी मेरे को, रोज का 1 रुपये भी दें, तो लाखों रुपया तो रोज का आना चाहिए इनका कोई। और फिर ये जो है ना, एक मैं आपको बताता हूँ, एक साउथ के थे, वो मुझे लेटर भेजते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, खत्म हो गया। मैं उनसे को बात करूँ मिशन की, वो करके राजी नहीं है, सपोर्ट करके राजी नहीं है। बिना सपोर्ट के कैसे होंगे काम। आप अपने आप बनाते जाइए, अपनी प्रॉपर्टियां बनाइए, आप वेकेशंस पे जाइए, आपके पास सब कुछ है। इसीलिए तो बाबा साहेब जी ने उनको सबको दिला दिया ना इतना कुछ। आप अपने करते रहिए जो करना है। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ कि वो इतना ही, ये
धोखा दिया उन्होंने, मुझे लगता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसको सिर्फ वो बना के छोड़ दिया है। एक एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच होता है कि संपूर्ण तरीके से आप जीवन को जिए, आप अपना भी देखिए और समाज का भी देखिए, और समाज के लिए जो कुछ कर रहा है आप उनका भी करिए। अब देखिए वो गालियां देते रहते हैं कि मंदिरों में दान देते, मैं कोई दलित मंदिरों में दान नहीं देता होगा, मैं बता दूं, कोई नहीं देता होगा दान, ये कोई दान नहीं देते, ये सब झूठ बोलते हैं कि मंदिरों में दलित दान देते हैं, अमीर होगा ये होगा, कोई दान नहीं देते, दान देने वाले होते तो देते। अब जैसे कई लोग जो है ना, कोरिया से किताबें आ रही हैं बुद्धिस्ट किताबें, अभी कोरिया ने कुछ मकान बनवा दिए और वो बुद्धिस्ट बने। मैं कहता हूँ भाई, जब बाबा साहेब जी ने इतना कुछ कर दिया तो क्यों तुम कोरिया के भरोसे जा रहे हो? जब बाबा साहेब जी को दो ऑफर आए, एक निज़ाम की तरफ से आया, एक महाराजा ऑफ पटियाला की तरफ से आया, दोनों के ऑफर मानते तो वो माला माल हो जाते, उन्होंने तो नहीं माने। अगर उन्होंने बौद्ध धर्म दिया, तुम बौद्ध ही बन रहे हो, तो विदेशों से फंडिंग, विदेशों की हेल्प क्यों ले रहे हो? ये जो लाखों बन रहे हैं, इनके बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, मोटे मोटे पोस्टों पर जा रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, काउंसलर बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं। अरे एक एक सोशल इंश्योरेंस, जैसे मैंने बोला, एक ऐसा तो बनाओ भैया, 5-10 हज़ार रुपये महीने का, मैं अगर 1 लाख सैलरी बाबा साहब ने कहा, सैलरी का 10वां हिस्सा दो, तो अगर आपकी 12 लाख इनकम है तो उसमें से आप 1,20,000, तो 1 लाख तो साल का निकालो। कई लोग कहते हैं हम तो बेरोजगार है, हम तो मजदूर हैं, डाटा निकलवा लो, दारू की दुकानें, बीड़ी सिगरेट पान की दुकानें, वहां पे जा रहा है पैसा। गरीब कहाँ से, कौन से गरीब हो गए? आप सोच नहीं है कि आपको पैसा लगाना कहाँ पे, ये पैसा नहीं है आपका, ये निवेश है। और ये निवेश आप मान लीजिए मेरे को देते हो, मेरे में नहीं कर रहे, आप अपने आप में कर रहे हो। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको ही दूंगा ना जो दूंगा। काशीराम जी ने क्या किया, कुछ लेके चले गए आदमी, कुछ लेके चला जाता है फिर। तो जैसे मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि जनरली क्या होता है, पुस्तकें हर घर में होनी चाहिए बाबा साहेब जी की, इस पे अधिकार है, लोगों का अधिकार है, लेकिन पुस्तकें लोग पढ़ते नहीं। और वैसे मैं देखता हूँ कि लोग शोर शराबा ज़्यादा करते हैं। तो आप भी कहते हैं कि बाबा साहेब जी ने पुस्तकें नहीं पढ़ी होती तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाते, तो पुस्तकें उनकी प्रिय है, उन्होंने स्रोत देखिए, बनाया इसको। आपका प्रश्न क्या है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो आप ये कह रहे हैं लोगों के लिए कि पुस्तकों के माध्यम से भी तो लोग, अगर आप पुस्तकें लोग लें, और हर घर में पुस्तकें पढ़ी होनी चाहिए बाबा साहेब जी की, हर घर में पुस्तक पढ़ी होनी चाहिए, तो लोग पुस्तकें नहीं पढ़ते, और उसके अलावा बिना जाने बिना पढ़े वो कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ को समझ ही कैसे ये पाएंगे? आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये तो लोगों को सोचना ये भी पता चाहिए। ही नहीं चलेगा नहीं, जब तक इसमें हम। दो बातें सोचनी चाहिए लोगों को, जो लोग देख रहे हैं दर्शक वहां भी। जी। वो बाबा साहेब जी क्यों पढ़ते थे? मैं क्यों पढ़ता हूँ, या मैं क्यों कहता हूँ भाई पुस्तकें पढ़ो? भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, तो 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। एक राजकुमार के पास तो हर तरह की एजुकेशन होगी। आज जो बच्चा अमीर है, उसके पास क्या होता है, ट्यूटर तो घर पे आके पढ़ाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे बढ़िया टीचर आप उसके लिए घर में ट्यूशन पढ़ा के जाता है ना। तो जो राजकुमार रहा उस टाइम पे, राजकुमार रहा, उसके लिए तो एजुकेशन उसको मिल रही होगी। राजपाट छोड़ के वो इंसान जाता है, और उस समय के जो टॉप इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके सबके पास जाते हैं, और 6 साल वो और अध्ययन करते हैं, और विद्या ग्रहण करते हैं, फिर वो अपनी खोज करते हैं। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि जो पढ़ते नहीं है, ये मैंने 2 उदाहरण दिए, बाबा साहेब जी का और भगवान बुद्ध का। अब इनसे भी बड़ा कोई उदाहरण देने की आवश्यकता है क्या? भाई इन्होंने तो दुनिया बदली। अगर ये विद्या अर्जन नहीं करते तो ये कहाँ से दुनिया बदलते? जो स्कूल कॉलेज में आप जा रहे हो, नॉर्मल एजुकेशन आप ले रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हो चाहे डॉक्टर बन रहे हो, वो एजुकेशन आप लेते हो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सिर्फ। उसमें कोई सोशल एजुकेशन नहीं होती, उसमें पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं होती, कोई हिस्टोरिकल एजुकेशन। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ वो हिस्ट्री पढ़ते हो जो आपको यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती है, अल्टरनेट हिस्ट्री आप नहीं पढ़ते।
क्या होता है जब ये सब चीज़ों का आप स्टडी करते हो, टीवी देखने में अलग चीज़ है, वीडियो देखना अलग है, स्टडी करना अलग है। जब एक स्टडी करते हो तो पहली बात तो ये कि आपको वो राइटर्स का चीज़ें मिलती है जिन्होंने सच में रिसर्च करी होती है, या फिर चीज़ों का अवलोकन किया होता है, उसको समझा होता है चीज़ों को, ठीक है, एक Right. दूसरे परिदृश्य से, एक दूसरे दृष्टिकोण से। वो दृष्टिकोण तो आपका डेवलप होता है दृष्टिकोण। फिर आप अपनी दिशा तय करते हो, व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आज हम देख रहे हैं कि समाज का पतन हो रहा है। पतन कब होता है? एजुकेशन आपको सोफिस्टिकेटेड बनाती है, आपको आपकी जो वाइल्डनेस होती है, जो आपका जंगलीपना होता है ना, वो खत्म करती है। लेकिन वो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने एमबीबीएस कर लिया। कई हम देखते हैं एमबीबीएस बन गए और पत्नी का मर्डर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, केस हुआ था, ऐसा है ना। इंजीनियर्स का हम देखते हैं, है ना, हाईली एजुकेटेड देखते हैं, कई नेता देखते हैं। हाँ, तो वो खाली उससे नहीं होता, ये एजुकेशन आपको लेनी है। और बुद्धिज्म की जैसे एजुकेशन दी है बाबा साहेब जी ने, तो वो इसलिए दी है क्योंकि उसमें नैतिक शिक्षा आपको मिल जाती है। तो जब आप ये चीज़ें ग्रहण करते हैं तो आपकी सफलता होती है। परिवार के रूप में आप सफल होते हैं, समाज के रूप में सफल होते हैं, एक लंबा जीवन होता है, और वो जीवन आप जीते हैं। और जब आप अपने आने वाली पीढ़ी, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को वो शिक्षा देते हैं तो उनका जीवन भी अच्छा होता है। कितने हमारे केसेस होते हैं कि हमें अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से राय लेनी पड़ती है, आप ये बताइए, ये बताइए। राय लेने आप किसके पास जाते हो? ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं ना जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, अच्छा, मतलब और भी पढ़ा लिखा होता है, यानी कि डिग्री वाला होल्डर। उसी से राय लेने क्यों जाते हो? फिर राय लेने उसके पास आप खुद भी पढ़ो, अपने आप को गाइड करो। देखिए, ये तो आप, इंसान का जो शरीर है वो क्या है? हड्डी या मांस है, ठीक है। बचता क्या है? मजा किसमें है? बौद्धिकता में मजा है, शरीर में मजा है, ठीक है। लोग एक्सरसाइज जैसे करते हैं, ऐसे माइंड की एक्सरसाइज भी जरूरी है। माइंड की एक्सरसाइज क्या है? स्पोर्ट्स भी माइंड की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी माइंड की एक्सरसाइज है, प्लस रीडिंग है और राइटिंग है। अब लोग कहते हैं हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे जब दिला दिया तो कितना पढ़ रहे हो? हमें तो ये अधिकार नहीं था, हमें तो वो अधिकार नहीं था, हमें तो वो अधिकार नहीं था। अब आपको अधिकार है, देखिए, प्रश्न पूछने का अधिकार है, आप जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हो, प्रश्न कर सकते हो। आपको नीति बनाने का अधिकार है, लेकिन वो नीति एक आदमी जाके थोड़ी ना बनाएगा, नीति तो पूरा समाज बनाएगा ना। तो जब समाज ही नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो वो जो नीति बनाने जा रहा है, वो उसको फीडबैक कहाँ से मिलेगा, या उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? आरक्षण है तो आपने, आरक्षण से हमारा कोई नेता चुन गया, इस जाति से चुन गया, वो जाति से चुन गया, वो थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। जैसी सोसाइटी है, अगर इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, आप देखिए, पारसी सोसाइटी है, 100% लिटरेसी है। अच्छा, पारसी सोसाइटी केवल सोसाइटी जो है ना, पारसी समाज जो है ना, वो खाली पढ़ा लिखा नहीं है। वो पारसी समाज जो है ना, वो इतने इंटेलेक्चुअल कामों में रहता है, आर्ट्स की फील्ड में रहता है, राइटिंग की फील्ड में रहता है, समझ रहे? हाँ, ये जो हमारी जो अभिव्यक्तियां हैं ना, ये डेवलप होनी बहुत जरूरी है। और हमारे इंडिया में तो क्या है, नाच गाने सिर्फ फिल्मों से हमने सीखे हैं। तो आप कह रहे हो ना लोग शोर शराबे हो, तो सही कह रहे हो, वो दिमाग से कनेक्टेड ही नहीं है। वो सिर्फ शोर शराबा उनको चाहिए, नाच गाना कर लो, करो, बुरी बात नहीं है, हम भी करते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए उनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अब जो फैसिलिटी मिल रही है, मतलब तो आप बैठे रहते हो, इतना कोई काम भी नहीं है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो अपने नाना जी की बात बताई, वो 8 साल की उम्र में स्कूल भी जाते थे और काम भी करने लग गए थे। पहले के सब लोग जो है ना, छोटी उम्र से काम करने शुरू हो गए थे। मेरे कज़न है, उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई तो वो स्कूल टाइम से अखबार बांट रहा है। 12th क्लास से मैं भी काम करने लग गया था, ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। अब तो पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा पैसा आ गया, लड़के क्या करते हैं, कार ले ली, डांस में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदे। आप बताओ, 20,000 का जूता खरीदे हो, 20,000 आपने कभी बाबा साहब की किताबों पर खर्चा नहीं किया। आईएएस के बच्चे बता दो, मैंने कई सारे, अच्छा दुख की बात,
कई लोग रिटायरमेंट के बाद मुझे फ़ोन करते हैं, रिटायरमेंट हो गई 5 साल रिटायर, कभी बाबा साहब जी को नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम के लिए दिन रात पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, लेकिन ये नहीं पढ़ते, उसको नहीं पढ़ते जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम देने के लायक बने हो। तो क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है ना वो आ नहीं पाती। मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा है कि जिनका बाद में फैमिली के अंदर दुर्गति बन जाती है, क्योंकि उन्होंने वेल्थ तो दे दी, बट वेल्थ, संपदा विदाउट विजडम, विद्वता के बिना बहुत खतरनाक है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, मैं आपको इसके 2 उदाहरण देता हूँ। एक आपने जीवन में देखा होगा, आपको याद है वहाँ पर एक लड़का रहता था बीके स्मारक के सामने, जिसके डैडी कनाडा में थे। वो 90s में उसके पास बाइक वाइक सब होती थी। आई थिंक वो धोबी समाज से था वो लड़का, याद आया? सड़क पार रहता था, नहीं याद आया? तो वो एक लड़का था, धोबी समाज से था, और उसके मदर जो है वो प्रेस का काम करती थी कपड़ों का, और डैडी उसके कनाडा चले गए थे, बहुत पैसा आता था। और वो लड़का जुआ में और शराब में इतना चला गया। क्यों? अब पंजाब में देखो, इतना पैसा आता है, पंजाब वाले ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? पैसा तो बहुत आ रहा है, उनके कुछ रिलेटिव फॉरेन चले गए, पैसा आ गया, पैसा तो बहुत आ गया, बट विदाउट विजडम, विद्वता के बिना आया, तो वो बहुत खतरनाक है। अगर विद्वता है तो आप कम पैसे में भी अच्छा जीवन बिता सकते हो, और अगर विद्वता नहीं है तो ज़्यादा पैसा आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो फिर अगर पैसा आपके पास है भी तो उसको आप समझ पाएंगे, अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ ही नहीं है तो फिर जो आपने बात की ये बिल्कुल एकदम सही बात है। बाकी मैं आपसे आगे ये भी जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब जी को आप किस रूप में देखते हैं? बाबा साहेब जी को मनुष्य रूप में देखता हूँ। मैंने पीछे जो 3 है ना, ये 3 मेरे आराध्य हैं। प्रमुख आराध्य हैं, जितने भी बहुजन महापुरुष है वो मेरे आराध्य हैं। मैं हिंदू देवी देवताओं को भी आराध्य मानता हूँ। मैं कभी कभी मक्के का भी ध्यान लगा लेता हूँ। मैं सिख जो गुरु है उनके भी याद कर लेता हूँ। ये जितने भी हमारे संत हुए हैं, बाबा साहेब जी हुए हैं, ये सब जो है ना मेरे, मैं तो देखिए थोड़ा सा मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म से मैं धार्मिक बना हूँ। मैं बौद्ध धर्म से पहले नास्तिक था, बौद्ध धर्म ने मेरे को आस्तिक बनाया है और धार्मिक बनाया है। अभी तो बाबा साहेब जी जीवन का हिस्सा है, मरते दम तक वो जीवन का हिस्सा रहेंगे। अभी तो वो सोर्स ऑफ लाइफ बन गए हैं। और जितना मैंने आपको देखा है इतनी जल्दी किसी से प्रभावित भी नहीं होते। नहीं बहुत नहीं ही कम होते, व्यक्ति अच्छे हैं लोग जो, होते हैं। कई लोग कम, बहुत नहीं, कम और भी व्यक्तित्व लोग है जीवन का हिस्सा बने हैं, जैसे मैंने कार्ल जो मार्क्स सही। को पढ़ा, कार्ल हाँ, मार्क्स भी जीवन का हिस्सा बन गए। तो इसी के मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दर्शकों को हमारी बुक्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे रोक के पॉज लेके कि जैसा मैंने आपको बताया कि पुस्तकें आप सबके पास हर घर में होनी चाहिए। हमारा बहुजन साहित्य बाबा साहेब जी के बारे में और बच्चों का पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई उन्हें मैनिपुलेट ना कर सके। और एक जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक जनरेशन अवेकन होती है, आगे जाके उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो जो पुस्तकें थी हमारी, जिससे हमारी शुरुआत हुई थी, पहले मैं उस पुस्तक को आपके आगे सबके सामने लाना चाहता हूँ। ये हमारे प्रकाशन की पहली पुस्तक है, देख सकते हैं आप, अमर कथा बाबा साहेब जी की। इसका आपने जो पहला वर्जन था वो सारा, जब सबसे पहले जब आपने पुस्तक लिखी थी तो उसका थोड़ा बताइए, और फिर उसके बाद आपने जो दोबारा इसका रिवर्जन किया है। एक संक्षिप्त जीवनी थी बाबा साहेब जी की। जी बहुत से लोग कहते थे मुझसे कि आप ना एक छोटी सी बाबा साहेब जी की जीवनी बनाओ, जी। तो वो मैंने जीवनी उनकी लिखी थी। इसका नाम मैंने रखा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा। तो वो छोटी साइज में थी। फिर लगा कि भाई लोगों को ना उनके जीवन के कुछ कथन और कुछ चित्र, जैसे अब क्या होता है, बहुत से लोग गाँव में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता कि वो जाके मोबाइल पर उनके चित्र देख ले जी। कि उनके जीवन के सारे काम हैं। तो वो सारे इस पुस्तक में 100 से ज़्यादा चित्र डाल दिए और कुछ उनके कथन भी डाल दिए। फिर ये उसी पुस्तक का नया रूप हमने तैयार किया। जी, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये पुस्तक है
इसमें निखिल जी ने शब्दता शब्द जो है विचार बाबा साहेब जी के और एकदम भाषा को एकदम सरल कर दिया है उन्होंने। और इसमें उनकी शायद ओल्ड फोटोज भी ऊपर चलती रहती है पुस्तक में, बाबा साहेब जी की, जो अगर ये देखेंगे तो जीवनी। और ये पुस्तक मैंने जितना इसको मतलब पुस्तक को मैंने पढ़ा है, पूरा पुस्तक को, जितने भी रीडर से मुझे बताया कि इसमें भाषा को आपने बहुत ही ऐसा सरल कर दिया है कि कोई भी इसको पढ़ेगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि बाबा साहेब जी का जो ट्रांसलेशन था बहुत हार्ड होता था, उसको मतलब एकदम नहीं नहीं, ट्रांसलेट करना बाबा इतना। साहेब जी का ट्रांसलेशन हार्ड अच्छा। नहीं। बाबा साहेब जी की राइटिंग तो उस एरा की राइटिंग थी, है ना, पिछली सदी की, वो भी ब्रिटिश टाइम की राइटिंग थी। लेकिन उनकी इंग्लिश को हिंदी में। लेकिन असल में क्या करता है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जो भाषा सीखता है हिंदी, वो ऐसी भाषा सीखता है कि वो बहुत जटिल है। अब मैंने कार्ल मार्क्स की एक किताब मंगवाई हिंदी में एक प्रकाशक से, वो इतनी जटिल, मैं नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन वो इतनी जटिल हिंदी है, तो मैं कह रहा हूँ यार मेरे को इसको पढ़ने के लिए सिर पकड़ना पड़ रहा है, तो कोई आम आदमी कैसे। और मेरा मानना यह है कि पुस्तक वो होनी चाहिए, देखिए मेरा दो चीज़ें माननी है। पुस्तक कौन सी होनी चाहिए, वो जो कि एक उस आदमी के भी समझ में आ जाए जिसने सिर्फ जिसको वो भाषा पढ़नी आती हो। तो मैंने इनको हिंदी में ऐसे लिखा कि भैया जिसको तीसरी पास भी जो कोई हिंदी पढ़ सकता है, स्कूल ना भी गया पर हिंदी पढ़ सकता है, वो समझ जाए। ये मेरा मानना है। दूसरा मेरा मानना ये है, विद्वान कौन है, मेरा मानना ये विद्वान हुआ है जो जटिल से जटिल सिद्धांत को भी सरलता से समझा दे। तो ये मेरा पुस्तक लिखते समय प्रयास रहता है कि मैं जटिल से जटिल चीज़ों को भी सरलता से समझा दूँ। तो ये मैं शैली अपनी लेखनी में या अपने अनुवाद में अपनाता हूँ। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो लेखनी है, जब उसका अनुवाद करता हूँ तो ये भी ध्यान रखता हूँ कि जो भाषा की मार्मिकता भी बनी रहे, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही मार्मिक थी, बहुत ही डिग्निफाइड थी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड, आई एम नॉट, आई कांट रिकॉल इट नाउ, बट इट शुड बी वेरी सिविलाइज्ड, सभ्य होनी चाहिए वो भाषा। तो वो सभ्य भाषा और उसकी मार्मिकता, इनफैक्ट मैंने कई ट्रांसलेशन अनुवाद देखे डॉक्टर अम्बेडकर जी के, तो उन्होंने ट्रांसलेटर्स ने, मैंने देखा जब उनका एक्चुअल मैंने हिंदी में पढ़ा, तो मैंने देखा कि उन्होंने उनकी भाषा को बहुत ही असभ्य बना दिया। अब बाबा साहेब जी जैसे व्यक्ति जब सभ्य भाषा लिख रहे हैं, आप उनको असभ्य बना रहे हो, तो आप तो उनको बदनाम कर रहे हो ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने जो हुवर शुद्ध है, खास करके वो किताब फिर मैंने सारी जो है ना पूरी सही तरह से हिंदी में लिखी। सटीक विश्लेषण नहीं करते कई बार लोग नहीं, इसको, विश्लेषण तो जो दूर की बात गलत है, तरीके से। हाँ। विश्लेषण हम नहीं कर सकते। जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हाँ। हमें तो उसको हूबहू हिंदी में लेके वो आना वैसे है। प्रेजेंट करते हैं। लेकिन भाषा की जो एक जो सिविलाइज सेंस में बढ़िया डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कभी भी गलत भाषा गलत का प्रयोग भाषा नहीं नहीं। किया। हाँ। अब आप उसको गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हाँ समझ रहे हो, जी, बढ़िया तो वो सटीक बात गलत है। इनफैक्ट जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी अगर यूज कर रहे हैं क्लास वर्ड, क्लास, तो क्लास का मतलब हो गया वर्ग, लेकिन बाकी अनुवादकों ने क्या किया, उसको वर्ण कर दिया है। अब एक ही सेंटेंस में जब वो क्लास अलग लिख रहे हैं और वर्ण अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आप दोनों को वर्ण कैसे लिख सकते हो जी। आपने उनका मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो इन सब बातों का मैंने बहुत ध्यान रख के मैं किताब लिखता हूँ और या ट्रांसलेट करता हूँ। जी, ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर में आपने काफ़ी अच्छे से समझाया है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितना मैंने भी पढ़ा है। और बाकी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इस पुस्तक के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के बारे में दिखा देना चाहता हूँ मैं हमारे दर्शकों को। और आप पुस्तकों के लिए मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। ये बाबा साहेब जी की 22 प्रतिज्ञा के बारे में है। इसमें आपने जो साथ साथ जो चित्रों का हाँ, भी डॉक्टर अपने। अम्बेडकर जी के बारे में बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। तो मेरे पास ना, जब उन्होंने नागपुर में दीक्षा ली, तो उनके भाषण की बहुत सारी कॉपियाँ पूरे भारत में वितरित हुई थी 1956 में। तो शंकरानंद शास्त्री जी उनके करीबी थे। शंकरानंद शास्त्री जी की बेटी या वो उनके परिवार की महिला थी, वो मेरी माँ की एक मित्र थी जो गुजर गई, वो टीचर थी राजभूषण। वो टीचर थी सेंट्रल स्कूल में और वो उनकी वाइस प्रिंसिपल थी। तो वो शायद प्रिंसिपल बनी या रिटायर हुई, वो चली गई बैंगलोर। तो जितनी भी शंकरानंद शास्त्री जी की किताबें थी वो सारी वो उनको दे गई और वो मेरी मासी ने मेरे को दे दिए। तो वो वहाँ से, क्योंकि शंकरानंद शास्त्री जी तो बाबा साहेब जी के एकदम निकटतम थे, 40 साल तक वो उनके संपर्क में रहे, तो उन्होंने भी जो किताबें छापी होंगी, भाषण छापा होगा, वो भाषण मेरे पास था 1956 का ओरिजिनल हिंदी में, वो मैंने इसे प्रकाशित किया। और इसमें और भी कई बातें मैंने डाली कि बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म का क्या महत्व है,
फिर बहुत से लोग चाहते थे कि बौद्ध धर्म में कौन से त्योहार होते हैं, क्या उनके संस्कार होते हैं। कुछ लोग चाहते थे कि उनकी प्रमुख जो है ना वो प्रार्थनाएं क्या हैं, सूत्र क्या हैं, जिसको हम कभी पूजा पाठ पे कर सकें। वो मैंने कंपाइल करके उनको इसमें डाली। जी, तो मैं दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहता हूँ यहाँ पे 8527 33 8138। मित्रों, राजीव नाम है मेरा, मुझसे संपर्क आप कर लोग सकते हैं। राजीव जी की बहुत और हेल्प करिए। हेल्प इन द सेंस, देखिए मैं तो मिशन में लगा हूँ, ये मेरे मित्र हैं, 7-8 साल से इन्होंने भी मिशन में अपना समय दिया है। तो आप जितना भी हो सकता है इस काम के अंदर इनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली पूरा पूरा सपोर्ट करिए। जी, अगर आपको मेरा फ़ोन आएगा या आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं हेल्प करने के लिए। मैंने आपको नंबर बता दिया है। और मैं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मिशन जो है हमारा हमारा समाज मिशन कहाँ जा रहा है, किस और दिशा में जा रहा है? पहले तो मैं बता दूं मिशन है क्या। लोगों को समझना मिशन क्या होता है। हम्म, मिशन का मतलब होता है मकसद। बेसिकली आपका क्या मकसद है, मतलब मिशन जो शब्द है ना ये ईसाई धर्म से आया है। कि ईसाई धर्म जो फैलाता था अपना धर्म, उसको मिशन बोलते थे। मिशन का मतलब होता है अपनी विचारधारा को प्रचारित करना। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन है वो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को प्रचारित करना, जिसमें मानवता की विचारधारा है, बौद्ध धर्म की विचारधारा है, अर्थव्यवस्था की विचारधारा है, जिसमें समाज को एक करने की विचारधारा है, जाति विहीन समाज बनाने की विचारधारा है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की विचारधारा है, जिसमें शिक्षा का स्तर को सुधारने की विचारधारा है। इन सब विचारधाराओं का प्रचार करना ही डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन है। और आपने क्या पूछा था? जी, मैं आपको जो है अभी आपसे मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने जैसे भी वाली बात बताई, तो ये हमारी जो बुक्स आपने लिखी थी अछूत और ईसाई धर्म, उसका ट्रांसलेशन भी ऐसा कहीं हुआ नहीं है। नहीं, आप कुछ और पूछ रहे थे बहुत ही मिशन के बारे में, कि मैं कि मिशन कहाँ तक नहीं, हाँ, पहुँचा वो है मैं या आपसे क्या। पूछने वाला था, लेकिन एक बुक्स की आपने उसकी बात करी ना ईसाई की, तो मैं इसलिए उस बात को छेड़ना चाह रहा था। मैं बाकी वो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए, क्योंकि इसकी भी ट्रांसलेशन बहुत हार्ड रही है आपकी, ये जो आपने आपने वैसे पुस्तक अच्छा लिखी है। प्रश्न किया है। डॉक्टर हाँ। अम्बेडकर जी का एक लेख था। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर, देखिए भारत सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें छापी जब पहले, तो उस लेख को नहीं छापा। अब ये दुख की बात थी कि ईसाई धर्म के बारे में हम्म, लोग चाहते थे। तो ब्लू मून पब्लिकेशन, जो ए एल रावल जी है, जिनका जी आपके चैनल के जी ऊपर जी काफ़ी जी कुछ आना जी जाना है, उनके जी। मैंने भी उनके इंटरव्यू लिए हैं। हम्म, तो रावल जी ने एक किताब छापी थी, डॉक्टर अम्बेडकर ऑन क्रिश्चियनिटी, ऐसे कुछ बुक थी। तो वो जब उसकी वो बहुत लोग पढ़ना चाहते थे। अच्छा, मैंने जब पढ़ा डॉक्टर अम्बेडकर जी का वो पूरा ईसाई धर्म के ऊपर जब लेख पढ़ा, वो तो वो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे। अब प्रभावित क्यों हुआ, वो बहुत लोग गलत फहमी ले जाते हैं। मैं आपको, मतलब लोगों में कितनी बेवकूफ़ी है, हम्म, इतनी बेवकूफ़ी है। पहली बात तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब भारत में लोग कहते हैं जाति चलती है, लेकिन मैं जाति नहीं मानता। लेकिन मैं आपको देखता हूँ कि जो मेरी ही जाति के व्यक्ति, या जिस जाति से मैं आता हूँ, हम्म, कहने को, उनको मैंने वो पुस्तकें कुछ भेजी, उसमें वो किताब थी, राजस्थान के थे। तो वो कहने लगे अरे आप तो ईसाई मिशनरी हो, आपने ईसाई मिशनरी की किताबें भेज दी। मैंने कहा नहीं, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की लिखित किताब है, आप इसको पढ़िए, ये कोई धर्म फैलाने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल। वो कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा आप एक काम करिए, मुझे गुस्सा है, मैंने कहा आपको मैं इसके पैसे भेज देता हूँ, हम्म, आप उस किताब को फाड़ के फेंक दीजिए, और पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। इतने निहायती नीची सोच, बेवकूफ वाली सोच। हम्म, अगर ईसाई धर्म के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कुछ लिख दिया तो पढ़ने में, हम्म, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मांगी, बाबा साहब जी की किताब आपको मिल गई, तो आपको पढ़ने में क्या ऐतराज है। जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक एक किताब चोरी करी है। मैं सब लोगों को बताता हूँ, अच्छा। मैंने सिर्फ एक किताब चोरी करी है। मेरे को, अब मैं हालांकि पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन मैं चोरी करी है। समय मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा। तो मैं एक बार मुंबई के एक होटल में गया, तो वो जो ताज ग्रुप का होटल है, तो वहाँ पर वो होली बाइबल रखते हैं। मैंने वो बाइबल चोरी कर ली। मैं तो बाइबल लेके आ गया। मुझे क्या, उसको पढ़ने से मैं ईसाई बन जाऊंगा? बाबा साहब जी ने 20 बाइबल पढ़ी थी, 20 कॉपीज पढ़ी थी बाइबल की। तो इतनी
घटिया सोच है लोगों की, ये कहाँ से उठेंगे। तो ये जो मैंने पढ़ा ना, ये बहुत अच्छा है। असल में बताया था इसमें क्या है, इसमें बाबा साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे ईसाई मिशनरी भारत में आए। एक्चुअली जो ईसाई मिशनरी भारत में आए, उनके आने से पहले ईसाई धर्म, जो सीरिया का ईसाई धर्म था, वो ईसाई धर्म जीसस को जानते नहीं थे। तो ईसाई धर्म लोग जीसस से निकाल नहीं है, जीसस से पहले से ही धर्म है। तो ये जो बाद में जो ईसाई आए, ये तो रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। ये अपना मसीहा जीसस को बोलते थे। इससे पहले सीरियन ईसाई हैं, वो जीसस को मानते ही नहीं थे। और वो जब रोमन कैथोलिक आए, उन्होंने जो अत्याचार किया था सीरियन ईसाइयों के ऊपर, इतना अच्छा हिस्ट्री दी है। फिर इस किताब में बाबा साहब जी ने क्या बताया कि धर्म की फिलॉसफी जो मानव के अस्तित्व से जुड़ी है, तो बड़ा फिलोसफिकल चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बताया कि भाई भारत में जितने भी तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं, इन्होंने इतना ईसाई मिशनरी, इन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म इन्होंने अपनाया और इन्होंने ईसाई मिशनरियों से खूब फायदा उठाया। फिर अब हम जानते हैं कि ये ईसाई मिशनरी को बुरा भला बोलते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर गांधी जी के विचार थे ईसाइयों को लेकर। तो बाबा साहेब ने तो एक बड़ा अच्छा एक होलिस्टिक वर्क लिखा, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको पब्लिश नहीं किया। और मैंने वो सबसे पहले ट्रांसलेट किया हिंदी में, सबसे पहले मैं लोगों तक लेकर आया, क्योंकि वो सिर्फ ईसाई धर्म पे नहीं था, वो तो एक बड़ी अच्छे मतलब एक हिस्टोरिकल लेख है और उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। लोग जी ऐसा होता है, लोग पैनिक कर नहीं जाते नहीं, हैं, लोग ना समझते मतलब जैसे आप बता बेवकूफ, रहे कि हाँ मतलब इट इज अ उस क्लास चीज ऑफ का फूल्स, फूल, हाँ। इट्स अ क्लास ऑफ फूल्स, दे शुड शेम ऑन देमसेल्व्स, उनको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी होते तो सिर पीट लेते, उनका हृदय कितना दुख में होता, ना तो पढ़ते। ईसाई मिशनरी का आप नहीं पढ़ोगे, अब राजस्थान वाले नहीं पढ़ेंगे, अब राजस्थान वालों से पूछोगे आप पिछड़ क्यों गए, आपके यहाँ ईसाई मिशनरी आया ही नहीं। फिर लेकिन वो उस चीज को समझेंगे ही नहीं, तो किसी भी चीज के बारे में पहले ही बोल देते, तो पूर्व वो चीज धारणाएं लगा के कोई भी काम नहीं होते। जी। तो मैं एक बार दर्शकों को ये पुस्तक भी हमारी दिखा देना चाहता हूँ। ये डॉक्टर अंबेडकर अछूत और ईसाई धर्म, इसका ट्रांसलेशन ऐसा कहीं नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन किया है इसका निखिल सवलानिया जी ने। तो मैं अब आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ। और भी तो आप बता रहे थे जी हाँ, किताबें आप मैं लेके वो बैठे दिखा हुए दूंगा आपको। मैं आपसे जो ये कहना चाह रहा था पुस्तकों के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो ये है कि जो युवाओं है, हमारे जो देश के युवा हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब जितने भी अभी जो युवाएं हैं जिनको पता नहीं है मिशन के बारे में या जो भी इस कार्य के बारे में, उनको आप जो भी अगर कुछ बता सके, कुछ बोल सके, उनको गाइड कर सके, थोड़ा सा मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, आप इधर आ जाओ, जी जी मैं इधर देखो, सामने जी देखो, जी ये मेरे मित्र हैं। हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए जी बहुत ही वर्ष हो बताओ। गए दोस्ती को, बहुत वर्ष हो 22 गए, साल 22 साल हो, हाँ। उससे नहीं, नहीं नहीं 93 94 से हम लोग मित्र हैं। 93 से 2003, 2013, मोर देन 30 32 साल हो गए। ये 32 साल से हम लोग मित्र हैं, ठीक है ना। हमने किसी से कभी एक दूसरे की जात पूछी है? कभी नहीं पूछी है, और ना पूछेंगे। हम इंसान हैं। ये सबसे बड़ा संदेश मैं भारत के लोगों को देना चाहूँगा। ना धर्म पूछा, ना जात पूछी। हमारा एक्चुअली कभी माइंड उस तरफ गया ही नहीं, और ये बात और ये हम दो मित्र नहीं है, देखो क्या है कि हम गवर्नमेंट कॉलोनी में पले, हमने ना कभी किसी की जात पूछी, ना कभी किसी का धर्म पूछा। उस चीज के लिए समझने की चीज होती है, आपस में समझदारी की जरूरत होती है, जो लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो वो मैंने उस चीज को भी देखा है उस समय कॉलोनी में। ये थोड़े मुझसे छोटे हैं, हाँ हाँ इनके बड़े भाई मेरे मित्र थे, मैं भी फिर मित्र इनसे था। मेरे मित्र हो गए, मित्र हाँ, बाद में हो गए। यंग, हाँ थोड़ा सा यंगर हूँ, लेकिन एक हमने मित्र कभी, समान हूँ, हाँ। और हम लोग काफी मतलब अच्छी सारे बातचीत देश हुई के है। लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई कब तक आप कटे रहोगे, ओ बटे रहोगे, अब तो बटे कटे चले, कब तक बटे रहोगे। तो जो स्लोगन दिया ना, बटोगे तो कटोगे, है हमने ना। कभी भी इस चीज को कभी तो भी कब ऐसा तक नहीं हुआ बटे रहोगे। इतने वर्षों में। तो आपको जो असल में काटने वाला कौन है, ये आपको मैं बताता हूँ। जो आपको बांट रहा है ना, वो काट रहा है। और वो क्या बांट रहा है, कौन बांट रहा है,
वो आपको पुरातन सोच बांट रही है, जो आपको जातियों में विभाजित करती है या धर्म में विभाजित करती है। तो आपको ना तो जाति में विभाजित होना है, ना आपको धर्म में विभाजित होना है। दूसरी चीज, मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके 2 से 3 घंटा रोज अध्ययन के लिए निकालें। विभिन्न अपनी जो आपकी जो सब्जेक्ट्स की स्टडी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ईयर्स हो आपके, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो या उस एज के हो, आप पढ़िए और पढ़ के खुद लिखने की कोशिश करिए। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे को लगता है राजीव जी कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद पढ़ना कब पूरा होता है, ये बात तो मैंने अपने ट्रांसलेशन के काम में सीखा कि असली जो पढ़ना होता है ना, वो ट्रांसलेशन करने के बाद पूरा होता है। जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, उसको अनुवाद करते हैं, तो एक एक शब्द को जब हम पढ़ते हैं तब जाके हमें जो है ना वो सही से समझ में आता है। फिर कब पढ़ना पूरा होता है, कई बार किताबों को हम 3 3 4 4 बार करेक्शन करते हैं, उनकी 5 5 बार, हर बार हमें उस पुस्तक में कोई ना कोई नई चीज़ मिलती है। तो चीज़ों को गहराई से अध्ययन करें, उससे लोगों की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। तो ये भी आप पढ़ें। अच्छा सिनेमा देखिए, देखते हैं तो, लेकिन किन पुस्तकों को तो समय दीजिए, सामाजिक राजनीतिक पुस्तकें तो जरूर पढ़िए। और एक जो अंतिम बात, जो मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, वो भारतीयों के अंदर ना आत्मसम्मान खत्म हो गया था वर्षों की गुलामी के बाद। अपने आत्मसम्मान को खत्म नहीं होने दीजिए। हमारा जो भारतीयों का आत्मसम्मान है ना, वो हमें जो है ना वो दबा देता है, वो हमें गुलाम बना रहा है। हम जैसे अब हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ है ना, वो यही सोचता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, उसका उदाहरण देता हूँ कि वो सोचता है कि हम जाएं, फॉरेन जाएं और कमाएं। इसरो के लिए आईआईटी का कोई भी साइंटिस्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसरो के अंदर सैलरी कम है। वो साइंटिस्ट बाहर जा रहा है। क्यों जा रहे हो भाई, बाहर क्यों जा रहे हो? वो कहता है हमें गवर्नमेंट भी जितना दे रही है, तुम देश में देखो ना कि बाकियों को कितना मिल रहा है। तो वो भावना जो है ना, वो भावना आनी जरूरी है। और मैं अगर सरकार में आया कभी, तो मैं तो जाना बैन करवा दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। और बताइए। जी बस मैं ये हमारी जो पुस्तक है एनिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, बाबा साहेब जी की जो ऐतिहासिक भाषण था उसमें उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तो इस पुस्तक के बारे में भी मैं जरा दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ। ये पुस्तक हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों पुस्तक आपको एक साथ मिल जाएगी। तो इस पुस्तक के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे वैसे? मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप एक मिनट इसको रोके, आवाज़ आ रही है इसकी माइक में। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पुस्तक आपने दिखाई है ना, ये डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि ये दोनों किताबें, एक्चुअली एक उनका लेख था, एक उनका भाषण था। लेख उन्होंने जब लिखा था फॉरेन में, और उसको पढ़ के बहुत प्रभावित हुए थे उनके जो टीचर थे। भाषण 1935 से 36 में जात पात तोड़क मंडल लाहौर की सम्मेलन में उनको देना था। जात पात तोड़क मंडल का सम्मेलन में आर्य समाजियों द्वारा ये सम्मेलन तैयार किया गया था। लेकिन उन्होंने कुछ बाबा साहेब जी के विचारों से अपनी उन्होंने पास कर दिया। उन्होंने बाबा साहेब जी का भाषण पास कर दिया कि हाँ हम देने देंगे, और बाद में वो पलट गए। तो बाबा साहेब जी की तमन्ना थी कि मेरे 2 भाषण एक पुस्तक में निकले। ये दोनों भाषण एक पुस्तक में कभी प्रकाशित नहीं हुए। हमने इनको ना केवल अच्छे सरल अनुवाद में इनको लेकर आए लोगों के लिए, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर आए। जी मैं और भी मित्रों को दिखा देना चाहता हूँ हमारी पुस्तक, ये श्रम का विभाजन और निर्माण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में जी इसके बारे में भी आपको निखिल जी बता चुके होंगे। नहीं बता चुके, इसमें तो नहीं, पुराने वीडियो में बताया, थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ। मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर जी की पहली पुस्तक पढ़ी, वो थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये उनका अर्थव्यवस्था के ऊपर, अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि भारत के रुपए की समस्या जो आज भी चल रही है कि भैया हमारा रुपए उठ क्यों नहीं पा रहा। ये इतने सालों पहले, 100 साल पहले लगभग, बाबा साहब जी ने इसके ऊपर लिखा था। लोग पढ़ते नहीं है। वो पढ़ के मैं तो इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं रहा, लेकिन मेरी रुचि जागी और फिर मैंने अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमिक्स पे पढ़ना शुरू किया। कई साल तक पढ़ता रहा, अध्ययन करता रहा। कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को पढ़ा। फिर मुझे एक चैप्टर बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा था। मैंने कहा अरे ये नॉलेज तो लोगों तक जानी चाहिए।
उसको मैंने ना केवल ट्रांसलेट किया, फिर वही सरल भाषा में पहली बार कार्ल मार्क्स के लेखनी पे मैंने टिप्पणी दी, व्याख्या करी, उसको समझाया, क्योंकि अगर मैं उसको हूबहू ट्रांसलेट करके लोगों तक ले जाऊं तो वो लोगों को समझ नहीं आएगा। उसको समझाने के लिए उसके साथ साथ मैं उसकी व्याख्या बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, मतलब उसको अलग से समझाया भी है। और फिर एक और किताब तैयार हो चुकी है इसी के ऊपर। तो बाबा साहब जी का मैंने क्या किया, उनका मिशन क्या है, अर्थव्यवस्था को सुधारने का। तो मैंने कुछ साल पहले ये पढ़ लिया कि जाति के ऊपर समस्याओं पे काम कर लिया, बहुत कर लिया, लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारत की जाति की समस्या पे किया, अब अर्थव्यवस्था पे काम करना है। और ये किताब शुरुआत है भारत की। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये किताब जब मैंने लिखी है और मैं जब लगाऊँ इसमें मैं आपको आज बता रहा था, दर्शकों को बताऊंगा, ये लिखने के बाद अभी 1 साल भी नहीं बीता है, ये तो अभी दिवाली पे, पिछली दिवाली के आसपास ही हुई है, 6 महीने हुए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक ही विषय बना हुआ, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं दिल से लगा हूँ उसमें। अब बहुत से लोग प्राकृतिक चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरे अपने विश्वास हैं, अपने अनुभव हैं। जब आप कोई काम बहुत दिल से करते हो ना, तो उसका जो प्रभाव होता है वो समस्त जगहों पे पड़ता है। तो मैं दिल से तो कर रहा हूँ, साथ में मैं इसका बहुत मैंने प्रचार भी किया, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए, फेसबुक पे मैंने हजारों पोस्ट डाली है लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था पे काम करें, हजारों। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस लाइक इन अ वेन, खुले में, मतलब अरे हवा में नहीं कह रहा हूँ, हजारों बनाई हैं और 10-12 वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो का यूट्यूब पे 6-7 हजार व्यू भी हुए थे। मैंने लोगों को बहुत एजुकेट कर रहा हूँ, इनफैक्ट इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत एजुकेट किया। और ये काम का प्रयास है, लोगों का सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है। देखिए मैं लिख सकता हूँ अपने खर्चे पे, मैं छाप नहीं सकता जब तक मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट लोग ना करें। जी, और लोगों का पढ़ना भी जरूरी है, पुस्तकें वो ले तो भी मैं लोग, मैं समझा चाहता चुका हूँ। हाँ हूँ। जी, नहीं बहुत ही ये इसका कंटेंट बहुत, मतलब जो भी है, मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कंटेंट। और इसमें जो बात आपने कही कार्ल मार्क्स की, कि वो सारे जो 101 हो जाए, गरीब एक हो जाए, तो वो छोटी छोटी बातें, उनकी कई चीज़ें मैंने देखी, मुझे बहुत नहीं, अच्छी मैंने लगी। इसमें नहीं लिखा है जो कार्ल मार्क्स गरीब कार्ल और मार्क्स, गरीब, मैंने इसमें जो नहीं लिखा। सारे जो कार्ल मार्क्स जी ने, आपने नहीं, बताया उन्होंने ना, कहा जो है, यूरोपियन कल्चर चला आ रहा है, जो नहीं वो एक, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैंने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा। देखिए मैं अच्छा, आपको, मैं जो हाँ बात है हाँ, ना स्पष्ट बताऊँ, हाँ हाँ, ये बात कही जाती है कार्ल मार्क्स जी ने जी जी, कहा कि सारे सारे गरीब गरीब हो जाए, एक हो इकट्ठे जाओ। हो जाए, हाँ। मैंने अभी तक ये कहीं नहीं पढ़ा है, अच्छा, ना मैंने मैंने उनका इसको कोई थोड़ा पढ़ा पॉलिटिकल है। विचार नहीं हाँ पढ़ा। हाँ, मैंने कार्ल मार्क्स जी को कैसे लिया, एक इकोनॉमिक्स के तौर पे लिया, इकोनॉमिस्ट के तौर पे, अर्थशास्त्री के तौर पे लिया है। इसलिए मैंने अभी तक उनकी जो पॉलिटिकल विचारधारा है ना, उसको टच नहीं किया है, मतलब पढ़ा भी नहीं है मैंने उसको। मेरे पास 6 महीने से उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 6 महीने 1 साल से रखा हुआ है, 10 कॉपीज है मेरे पास उसकी। अच्छा, मैंने अभी तक उसको टच नहीं किया। क्यों? अच्छा, क्योंकि मेरा जो मकसद है कार्ल मार्क्स जी को टच करने का, वो पॉलिटिकल मकसद नहीं है। इकोनॉमिक्स में वो क्या कह रहे हैं उसको समझने का मकसद है। हाँ, वो चीज़ वो, समझ गए? जी, तो जो ये उनके बारे में प्रसिद्ध है, हाँ, वो मैंने ना पढ़ा ना इस अच्छा, पुस्तक में लिखा है। वो आपने हो सकता वो है एक कहीं चीज़ और मैंने, सुना हो, हाँ आपको हाँ, लगा हो कि वो इसमें ऐसा हो, हाँ हाँ, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें प्योर इकोनॉमिक्स के ऊपर, और खास करके ये इसलिए इसलिए भी हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जी, इसको मैंने हिंदी में क्यों किया है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ना केवल इसकी नॉलेज इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत के बारे में बताया गया है। भारत की जो प्राचीन उत्पादन की अर्थव्यवस्था, उसकी कार्ल मार्क्स तारीफ करते हैं। जी ये लोगों को समझाना बहुत जी, महत्वपूर्ण है। हाँ, वो हो सकता है वो चैप्टर इस थोड़ा मैंने कहीं पुस्तक पे और, हम, आप जब इसे पूरी पढ़ लेंगे, आपको मैंने भेंट जी करी जी है, जी, आप जब पूरी पढ़ लेंगे, आप अपने प्रश्न मुझसे पूछिएगा और मैं आपको उत्तर दूंगा। जी हाँ, वो चैप्टर मैंने कहीं और कहीं देखा और पढ़ा पढ़ा होगा, होगा सुना होगा, आपने, हाँ, सुना बट वो होगा। चैप्टर भी, लेकिन ये भी, इसमें जितना मैंने पढ़ा अभी तक जी, कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी पुस्तक आपकी। बाकी ये दलित की गली जो मैंने पढ़ी पुस्तक, तो इसमें पढ़ जिस, ली आपने हाँ, पूरी? जिस तरीके से विस्तार से आपने इसको मतलब बताया है, इसमें स्टार्टिंग में जो आपका छोटा ये छोटा बहुत मुझे पसंद बताया, करते हैं लोग, हाँ, इसकी पर मुझे, मैंने इसके रेट बहुत हाई रखे हुए हैं, हाँ, इसका मुझे क्योंकि हमें डोनेशन चाहिए होती लोगों है। ये ने, बात हाँ, लोगों को बिल्कुल समझने की बिल्कुल, जरूरत है। हाँ, इसके बारे में मुझे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार दर्शकों को, लाइट पड़ रही है, आप हाँ, ऐसे यहाँ करते पे आप देख लीजिए। इसके लिए भी मुझे बहुत लोगों की हैं, दिखा फ़ोन दो। आते हैं और लोग मुझे बहुत तारीफ़ करते हैं
कि जिस तरीके से बताया है। देखिए ये पुस्तक लिखने में मुझे 6 साल लगे। हाँ अब 6 साल की बहुत पतली सी पुस्तक है। हाँ जी। हाँ हाँ 6 साल क्यों लगे? क्योंकि जो मेमोरीज होती है ना माइंड में, उनको निकालना। अब जब आपकी जो दुख भरी मेमोरीज होती है ना, यादें जो होती है दुख भरी यादें, उसको निकालने में ना बहुत तकलीफ होती है ना। आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ वाली चीज़ें नहीं निकल पाती आसानी से। और फिर इसलिए भी इसे समय लगा क्योंकि मैं किताब नहीं लिखना चाहता। ये पहले मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था, तो मेरा ये था कि मैं कुछ ब्लॉग लिखता रहूँगा, अपना ब्लॉग। फिर मुझे लगा कि इसे बुक के रूप में भी निकालना चाहिए। तो इसका नाम दलित की गली नहीं था, इसका पहले कुछ और नाम था, पिछली गली। फिर मैंने इसका नाम दलित की गली दिया क्योंकि ये कहानी दलितों की कहानी है, दलित समुदाय की कहानी है। इसलिए इसमें सारे जितने भी चरित्र हैं, जितने भी पात्र हैं, वो सत्य चरित्रों पे, सत्य और सच्ची घटनाओं पे आधारित है। सब मेरी आंखों देखी है और मेरा विश्लेषण है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी किताब नहीं, छोटा विश्लेषण है, सागर में गागर भरने वाला विश्लेषण है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक हिस्टोरिकली रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी है। हिस्ट्री ये नहीं होती कि राजा रजवाड़ों के, आम लोगों की भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि उनका क्या लाइफस्टाइल रहा, कैसे वो जिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है जी। तो मैं इसी के साथ वाइंड अप करना चाहूँगा इस पुस्तक के साथ। ये भी बताई दीजिए। जी जी, ये पुस्तक आपने बताई थी, लेकिन मैं हमारी जो ये ये वाली पुस्तक है, ये हमारी जितनी भी पुस्तक हमने दिखाई है, इस पुस्तक के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये आखिरी पुस्तक है। तो इसके बारे में दर्शकों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध का पथ, ये आप देख सकते हैं, जो भी बौद्ध धर्म के मैं भक्त बता हैं। देता हाँ, हूँ, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। क्या है ना कि बुद्धिज्म को लेके और भगवान बुद्ध को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म से भारत कमज़ोर हो गया, बौद्ध भिक्षु करप्ट हो गए। ये जितनी भी भ्रांतियाँ है ना, सबके उत्तर शास्त्रों के और तर्क के आधार पे मैंने दिए हैं। जैसे अपने जो मेरे पहले जो वार्ता हमने करी थी सम्राट अशोक पे हाल ही में, तो मैंने जैसे वो इसमें नहीं है वो तथ्य, जैसे मैंने बताया उसमें कि अर्जुन महान और सम्राट अशोक चंड हो गया। अर्जुन ने मारा अपने 100 भाइयों को, कौरवों को मारा, तो वो तो महान हो गया। और मारा अगर, क्योंकि वो उसकी जान के पीछे पड़े थे अशोक की, उसने अगर मार दिया 100 को, वो नहीं मारता तो वो उसको मार देते, लेकिन उसको चंड कह दिया आपने, तो बदनाम कर दिया ना उसको। ऐसे भगवान बुद्ध को भी बदनाम कर दिया। अब लोग ये नहीं कहते कि भिक्षु संगणी जो बनी, वो जो उनकी वाइफ थी, वो उनकी वाइफ भिक्षु संगणी की हेड थी, भिक्षुणी संघ की हेड थी, तो वो अलग कहाँ से हो गई उनसे? सांसारिक रूप से वो नहीं कर सकते थे। और इन लोगों की तो क्या होता है, 10-10 12-12 साल की शादी हो गई तो इनके अंदर तो है ना, आप एक अवैवाहिक की काम वासना को उसके अंदर देखोगे। एक राजा पता नहीं उसके काम वासनाओं के लिए कितनी दासियां रही होंगी, क्या रही होंगी, वो तो भाई भर गया ना, परेशान हो गया ना, ये क्या है, मैं क्या क्या मैं एक एक खिलौना हूं उनका। यहाँ पे सब लोग दुखी हुए हैं दुनिया में, मैं मौज मस्ती, कौन मतलब जिसकी जाग गई ना, तो वो क्या ये सोचना करेगा? जैसे बाबा साहेब जी की जागी थी ना, अभी कल को लोग उनको भी कुछ कुछ बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाबा साहेब जी की जो वाइफ है, शिवा से डॉक्टर, एक आदमी जिसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला हुआ, जिसको तथाकथित हिंदुओं के उच्च वर्ग में बहुत ही माननीय सदस्य माना जाता, बहुत ही विद्वान माना जाता, वो मुझसे कहते, उनकी पत्नी डॉक्टर अम्बेडकर जी की पत्नी तो नर्स थी, वो हर लेवल पे गिराते हैं। उनका नाम था सेकंड वाइफ का डॉक्टर शारदा कबीर, और वो डॉक्टर थी। अब वो कहते हैं कि देखो बाबा साहेब जी ने संविधान अंग्रेजों का लिया, ये वो अंग्रेज तो अमेरिका में 2 बार प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगर लिया होता तो 2 बार प्रधानमंत्री बनता। आप तो कितनी भी बार, आप तो लगता है
आने वाले समय में अगर आप अमर बूटी को ले लोगे, जैसे बिल गेट्स ले रहे हैं या बड़े एक्टर्स ले रहे हैं इंडिया के, तो वो अमर बूटी जो ना मरने वाली दवाइयाँ ऐसी बन रही हैं आजकल, वैज्ञानिक बना रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो अगले पता नहीं कब तक, जन्मों जन्मांतर एक ही जीवन होगा और उसी में वो रहेंगे प्रधानमंत्री। मैं मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा, जी कोई भी प्रधानमंत्री हो, मेरा मतलब कहने का है कि बदनाम जो है ना वो करते रहते हैं बाबा साहब जी, ऐसे भगवान बुद्ध को करते रहे और फिर अपनी ही धरोहर, अपने संत, अपने भगवान, दुनिया में जिनका नाम, और हम ही कर रहे हैं उनको बदनाम, तो कितने निकृष्ट हैं हम। तो इनका जवाब दिया इस पुस्तक में। जी। तो धन्यवाद निखिल दूर समरानी करिए गलत फहमियाँ। जी। मैं एक बार दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा आप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए। पुस्तकों के लिए हमें संपर्क कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अच्छी चीज़ में आप योगदान करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी बाबा साहेब जी की और बुद्ध भगवान जी का आशीष रहेगा। और यकीन मानिए जो आपका जो ये योगदान है वो नेक कार्यों में ही जाएगा, पुस्तकों में ही जाएगा। और हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए जो भी हम बाबा साहेब जी की वजह से उनकी मेहनत है, तो सबको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो आप मुझे जितना से जितना हो सके संपर्क कीजिए, अपना कोई योगदान देना चाहे, कोई सहयोग देना चाहे, पुस्तकें लेना चाहे। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 8527338138। मित्रों, मेरा नाम राजीव है और धन्यवाद निखिल सवलानिया जी। बाबा साहब जी ने क्या कहा, मैं जगा हुआ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। हाँ जी मैं सिर्फ बाबा साहब जी ने जिनको कहा मेरा समाज, उनके नहीं, मैं पूरे भारत के लोगों की बात करता हूँ। जी आज दुनिया जगी हुई है, एआई आ रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम आ रहे हैं, हर चीज़ बदल रही है। जी दुनिया पहले भी जगी थी, जी जब हम सो रहे थे तो वो एटम बम बना रहे थे, जब हम यहाँ पर जात पात में बटे हुए थे वो वहाँ पर बंदूकें बना रहे थे, जब हम यहाँ पर एक दूसरे को जाति के नाम पे काट रहे थे और बहुत बहुत भिक्षुओं का को मार रहे थे, तो वो वहाँ पर तोप बना रहे थे। तो हम भारत के लोग ही सोए हुए लोग हैं, हमें जागना है। जी। मैं दर्शकों से यही कहता हूँ फिर एक बार कि आप प्लीज़ सहयोग कीजिए। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम ख़त्म करता हूँ निखिल सवलानिया जी, और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं आपको भी बाबा साहेब जी की जयंती की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको वार्षिक जय भीम, जय शुभकामनाएं। भारत, नमो जय बुद्धाय, भीम, जय जय भारत। सम्राट अशोक, जय बिरसा, जय शाहू, जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि जी, जय राणा सांगा जी। मैं राणा सांगा जी के जिन्होंने इज्जत रख ली, मैं आपको कहूँगा, मैं एक बात सोचता हूँ कि राणा सांगा जी की इज्जत पर ना सालों से प्रहार हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। और आपने जो किया उनकी इज्जत रखने के लिए, ये भारत के मर्द की आपने इज्जत रखी है। और वो कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर मैं तथ्यों से मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, पर जो मेरी सोच है बता देता हूँ। मैंने फिल्म देखी, जो फिल्म के आधार पर बता रहा हूँ। मीराबाई उनकी शायद वाइफ थी, आपने भी फिल्म देखी होगी मीरा फिल्म। मीरा फिल्म जी। अगर उनको दिखा रहे हैं कि वो कृष्ण की जो है ना उपासिका रही, हो सकती है कोई महिला किसी देव की उपासिका, पर क्या वो अपने पति और अपने ससुराल के विरुद्ध हो जाएगी? तो ये तो षड्यंत्र लगता है मुझे। हमें नहीं पता एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या हुई है, अगर ये हुआ है ये तो षड्यंत्र है। मैं इसको पॉलिटिकल रूप से देखता हूँ, राजनीतिक रूप से, कि जो मजबूत है उनको कैसे दबाया जाए। अगर मेरा ये गलत है निष्कर्ष, या मैं ऐतिहासिक रूप से गलत हूँ, मैं मीराबाई जी का भी सम्मान करूंगा, राणा सांगा जी का भी। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत गहराई से देखता हूँ। हमारा जो पतन हुआ है ना, उसमें जो लोग बाहर से आके बसे, वो जब डायरेक्ट फाइट नहीं कर पाते ना, तो कैसे आपको और दबाते हैं, और उसमें वो आपका हथियार बनाते हैं औरत को। और ये औरत को हथियार जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है या तो पुरुष के विरुद्ध उसे कर दो, या फिर आजकल जो बन रहा है वो ये है कि उसको घर से हटा के इंडस्ट्रियलाइजेशन में ले जाओ। अगली जो किताब है कार्ल मार्क्स वाली, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बताया कि
कि उसको हटा दो, सत्ता एक पुरुष की, ना केवल सत्ता, पुरुष का परिवार ही खत्म कर दो, तो वो पुरुष क्या बचेगा? और राज कौन करेंगे? अब वो महिला भी गई उधर, जो उसके दुश्मन है वो उसकी महिला को भी ले गए, और पुरुष तो बेचारा दब ही गया। समझ रहे? जी, जड़ तक जाके जड़ से मैं, करते हाँ, हैं, तो पूरा ये जड़ को पकड़ते मैं हैं इस आप पे भाई। एक कार्यक्रम बड़ी हाँ। अच्छी, मैंने एक, आप दर्शकों को भी बताइए कि मैंने जी। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है काफ़ी सारी, जो आपके चैनल पर उपलब्ध है। डॉक्यूमेंट्री साहब, डॉक्यूमेंट्रीज है, उसके अंदर अब एक डॉक्यूमेंट्री आएगी, उसमें कुछ समय लगेगा, वो इसी के ऊपर जो है ना आ रही है। जी। तो महिलाओं का कैसे शोषण हुआ औद्योगिकीकरण में, उसके ऊपर भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, तो वो भी दर्शक देख सकते हैं। जी दर्शक, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को, प्लीज जुड़िए हमसे जुड़िए और हमें फ़ोन कीजिए, ठीक है? अपना साथ बनाइए हमारे लिए। आप सभी को एक बार फिर निखिल जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे सभी देश सभी को, मित्रों पूरी को, पूरे दुनिया को देश को बहुत शुभकामनाएं। ही आप सेलिब्रेट कीजिए, धूमधाम से अब की बार मनाइए। हम बोलेंगे जय सांगा, जय भीम, जय भीम, जय बोलेंगे कि नहीं भारत। बोलेंगे? जी जी जी। आप नंबर आप देना चाहें तो अपना जी जी, दीजिए, हाँ, हम संपर्क कर मैं लें बता आपसे। दिया, मैंने पूरा दो बार नंबर बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, और मैं साथ में नंबर भी लगा दूंगा अपना, आप संपर्क कर लीजिएगा मुझसे। मैंने आपको बता दो नंबर एक बता बार और, दिया आप जी। एक बार और। 8527338138। कृपया संपर्क करें आप और अपना योगदान दें अच्छे काम में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।